ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 5000 साल पहले, उस वक्त जब इजिप्ट के मशहूर पिरामिड्स का कोई वजूद भी नहीं था। एक बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर सल्तनत थी जिसका नाम था कंदक। जमीन के नीचे एक ऐसी नादरत मौजूद थी जिसे एटर्नियम कहा जाता था, और ये चीज पूरी दुनिया में सिर्फ इसी जगह मिलती थी। कहते हैं कि इसके अंदर ऐसी गैप ताकतें छुपी थी जो किसी भी इंसान की तकदीर बदल सकती थी। लेकिन वक्त के साथ कंदक की यही खुशहाली उसके लिए लानत बन गई, क्योंकि एक बेरहम और लालची बादशाह ने इस सल्तनत का तख्त संभाल लिया जिसका नाम था ऑक्टन। उसकी नजर में उसकी प्रजा सिर्फ गुलाम थी। उसे न किसी की जिंदगी की परवाह थी, न किसी के दर्द की। बस एक सपना था उसकी आंखों में, एक ऐसा ताज बनाना जो उसे दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बना दे, जिसका नाम था सबक। लेकिन उस खतरनाक ताज को बनाने के लिए उसे एटर्नियम की जरूरत थी, और वो भी बहुत बड़ी मिकदार में। इसलिए उसने कंदक के मासूम लोगों को खान में झोंक दिया, जहाँ रात दिन एटर्नियम निकाला जाता था। इसी दौरान याहू नाम के एक गुलाम को एटर्नियम का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है। जैसे ही ये खबर फैलती है, बाकी गुलाम भी इसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। सब चाहते थे कि वो पत्थर उनके हाथ आए, क्योंकि सबको यकीन था कि जिसके पास एटर्नियम होगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन रास्ते में हरू नाम का एक बहादुर लड़का आगे आता है। वो किसी तरह बाकी लोगों को रोकता है और याहू को सीधा सिपाहियों के पास ले जाता है। याहू का दिल भर आया था, उसे पूरा यकीन था कि उसकी गुलामी आज खत्म होगी, मगर अगली ही पल उसके तमाम सपने चूर चूर हो जाते हैं। सिपाही बिना झिझक के तलवार भोंक देता है और उसकी लाश को ऊपर से नीचे फेंक देता है। हरू ये सब अपनी आंखों से देखता है। उसे समझ आता है कि यहाँ मेहनत करने वालों को इनाम नहीं, मौत मिलती है। जब सिपाही हरू की तरफ बढ़ा तो हरू के बाप ने उसे वहाँ से खींच लिया। उन्होंने समझाया कि बादशाह के खिलाफ आवाज उठाना अपनी मौत को दावत देना है। पहले भी बहुत लोगों ने कोशिश की थी, मगर कोई नहीं बचा। लेकिन हरू बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसके दिल में अपनी कौम को आजाद कराने की आग जलती थी। उसे भरोसा था कि अगर पूरा कंदक एक हो जाए तो ऑक्टन जैसा जालिम ज्यादा देर नहीं टिक सकता। इसी जज्बे के साथ उसने एक सिपाही के हाथ से एटर्नियम का पत्थर छीना और सीधा एक ऊंची चट्टान पर जाकर आजादी का निशान बना दिया। ये वो लम्हा था जिसने पूरे कंदक की सोच बदल दी। सालों से दबे हुए लोगों के दिलों में पहली बार उम्मीद की आग रोशन हुई। लेकिन जैसे ही उस बेरहम बादशाह को पता चला कि हरू लोगों को भड़का रहा है, उसने बिना सोचे हरू को मौत की चट्टान से नीचे फेंक देने का हुक्म सुना दिया। सिपाही जैसे ही उसे मारने वाले थे, हरू अचानक उस जगह से गायब हो गया, और अगली पल वो एक ऐसी अजीब जगह था जहाँ 6 कदीम देवता मौजूद थे जो इस कायनात की हिफाजत करते थे। यानी उन देवताओं ने उसकी जान बचाई थी। उन्होंने अपनी सारी इलाही ताकतें हरू के अंदर डाली, और जैसे ही उसने शजाम कहा, आसमान से बिजली का एक खौफनाक झटका सीधा उसके जिस्म में उतर गया। अब हरू कोई आम इंसान नहीं रहा था, वो कदीम ताकतों का हामिल एक दैवीय योद्धा बन चुका था। दूसरी तरफ ऑक्टन का काम भी पूरा हो चुका था। उसका मकरू सबक का ताज तैयार हो गया था। जैसे ही वो उसे पहनना चाहता है, हरू अपनी नई ताकतों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। अगली पल जो जंग छिड़ती है वो पूरे कंदक को हिला के रख देती है। महल का हर कोना टूटने लगता है। आखिरकार हरू अपनी इलाही ताकत से ऑक्टन को शिकस्त देता है, मगर मरने से पहले ऑक्टन एक आखिरी चाल चलता है। वो सबक का ताज ऐसी रहस्यमय जगह छुपाता है जहाँ हजारों सालों तक कोई नहीं पहुँच पाया। इसके बाद हरू भी दुनिया की नजर से गायब हो जाता है। अब 5000 साल बाद कहानी आज के दौर में पहुंचती है, लेकिन कंदक तब भी गुलामी से आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि इस बार एक खूंखार गिरोह का राज था जिसे इंटरगैंग कहते थे। उनके मुसल्लह सिपाही पूरे शहर में बिखरे हुए थे। हर रास्ते पर चौकियां थी। लोगों को अपनी ही जमीन पर चलने के लिए आईडी दिखाना पड़ती थी। इस गैंग का बस एक ही मकसद था, सबक का ताज हासिल करना। इसी वक्त करीम अपनी वैन लेकर चौकी पोस्ट की तरफ आ रहा था। सिपाही हर गाड़ी की तलाशी ले रहे थे। उनके सिस्टम में एक औरत की तस्वीर थी जिसे वो काफी अरसे से ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें खबर नहीं थी कि वही औरत उसी वैन में छुपकर बैठी है। उसका नाम था अद्रियाना। उसने कई सालों से सबक के ताज पर रिसर्च की थी। उसे पूरा यकीन था कि अगर ये ताज गलत हाथों में गया तो पूरा मुल्क एक बार फिर तबाह हो जाएगा। इसलिए वो इंटरगैंग से पहले ताज तक पहुंचना चाहती थी। पूरे रास्ते अद्रियाना अपने गले में पड़े पुराने लॉकेट को देखती रही। ये आम लॉकेट नहीं था, इसके अंदर एटर्नियम का एक छोटा सा टुकड़ा था जो नस्लों से उसके खानदान की सबसे कीमती निशानी चली आ रही थी। थोड़ी देर बाद अद्रियाना, उसका भाई करीम और साथी समीर और इस्माइल एक पुराने नक्शे की मदद से सहरा के दरमियान खड़ी एक बड़ी पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। यही वो जगह थी जहां हजारों साल पहले सबक का ताज हमेशा के लिए दफन किया गया था। करीम वैन के बाहर रुका रहा ताकि कोई खतरा हो तो फौरन मदद कर सके। बाकी लोग पहाड़ के अंदर बने एक दीम रास्ते पर आगे बढ़े। जैसे जैसे वो गहरे उतरते गए, उनके चारों तरफ हजारों साल पुरानी दीवारें नजर आने लगी। जगह जगह अजीब और रहस्यमय निशान थे। अचानक इस्माइल उनकी नजर से ओझल हो जाता है। समीर उसे ढूंढने के लिए पीछे जाता है, जब
जबकि अद्रियाना उन निशानों को गौर से देखने लगती है। तभी पीछे से कुछ हरकत महसूस होती है। पलटी तो इस्माइल वहाँ खड़ा था, एकदम नॉर्मल बनने की कोशिश करता हुआ। अद्रियाना को उसका बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ करीम ने देखा कि समीर पहाड़ से गिर रहा है। वो भागा उसी की तरफ, मगर तभी कुछ मुसल्लह लोग आ पहुंचे जो इंटरगैंग के अंदेशे थे। दूसरी तरफ दोनों आखिरकार उस कदीम जगह तक पहुंच ही गए जहां सदियों से बंद सबक का ताज रखा था। ताज दो बड़े पत्थर के बीच में था। वहां पहुंचना आसान नहीं था, मगर अद्रियाना ने खतरा मोल लिया। वो धीरे से पत्थर पर चढ़ी, मगर हाथ ताज तक नहीं पहुंचा। उसने फौरन छलांग लगाई और ताज थाम लिया, मगर अगले पल इंटरगैंग के लोग आ गए और ताज की मांग की। अद्रियाना ने हार नहीं मानी और वहां से भाग निकली। उन लोगों ने करीम पर गन तान ली। अब अद्रियाना के पास दो ही रास्ते थे, या ताज बचाओ या भाई की जान। आखिरकार उसने भाई को चुना और मजबूरन सिपाहियों को ताज दे दिया। वो एक पुरानी कब्र के सामने घुटनों पर बैठी। नीचे ध्यान से देखा तो कुछ कदीम अल्फाज लिखे थे, जिंदगी मौत का रास्ता है। वो इस रहस्य का मतलब समझने की कोशिश करने लगी, मगर कुछ समझ नहीं आया। तभी अनजाने में उसके मुंह से निकल गया शज़ाम। अगली पल पूरी गुफा नीली रोशनी से भर गई। उसी चमक के दरमियान एक रहस्यमय योद्धा धीरे धीरे सामने आया। एक सिपाही उसे मारने के लिए बढ़ा, मगर अगली पल उस योद्धा ने सिपाही की गर्दन दबोच ली, उसे हवाओं में उठाया और अपनी बिजली से जलाकर राख कर दिया। बाकी सिपाही अंधाधुंध गोली चलाते रहे, मगर हैरान करने वाली बात ये थी कि गोलियां उसके जिस्म से टकराकर नीचे गिर जाती थी, जैसे लोहे की दीवार से टकरा रही हो। वो रहस्यमय योद्धा अब पूरी तरह जाग चुका था। अगले कुछ सेकंडों में उसने एक एक सिपाही को बिजली की रफ्तार से खत्म करना शुरू कर दिया। कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह सका। दूसरी तरफ अद्रियाना और करीम इस अफरातफरी का फायदा उठाकर बाहर निकल गए। भागते वक्त गुफा की छत से एक बड़ा पत्थर अद्रियाना पर गिरने वाला था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले उसी रहस्यमय योद्धा ने वो भारी पत्थर थाम लिया, क्योंकि असल में अद्रियाना ही ने अनजाने में उसे जगाया था। तब उसे एहसास हुआ कि ये वही योद्धा है जिसके बारे में कंदक में हजारों सालों से कहानियां चली आ रही है, यानी ब्लैक एडम। वो रहस्य अनुभव जिस पर आज पूरा कंदक यकीन करता था, आज हकीकत बनकर आमने सामने था। दूसरी तरफ ब्लैक एडम की वापसी की खबर अब पूरी दुनिया में फैल गई। ये खबर अमेरिका तक पहुंची, जहां एक सुपर हीरो हॉकमैन ने फौरन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उसकी टीम में साइक्लोन था जो हवाओं को अपनी मर्जी से काबू कर सकता था, एटम स्मैशर था जो अपने जिस्म को कई गुना बड़ा कर सकता था, और सबसे रहस्यमय मेंबर था डॉक्टर फेट, एक जादूगर जो न सिर्फ मुस्तकबिल देख सकता था बल्कि ऐसे पावर्स का हामिल था जिसे समझना आसान नहीं था। वो अपने साथ एक जादुई हेलमेट भी लाया था। थोड़ी देर में पूरी टीम उसके सामने थी। हॉकमैन ने सबको बताया कि कंदक में एक ऐसा इंसान है जो अगर काबू से बाहर हो गया तो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। इसलिए इनका अगला मिशन साफ था, ब्लैक एडम को किसी भी सूरत में रोकना। थोड़ी देर में पूरी टीम अपने आधुनिक जहाज पर सवार होकर कंदक की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में हॉकमैन ने बताया कि इस जमीन को बचाने के लिए हमें उसे रोकना ही होगा। तब डॉक्टर फेट ने कहा कि हमें बस एक काम करना है, उसे शज़ाम कहलाना है, क्योंकि जैसे ही वो ये लफ्ज बोलेगा उसकी सारी ताकतें छीनी जा सकती है और वो हमेशा के लिए आम इंसान बन जाएगा। वहाँ ब्लैक एडम काफी घंटों बाद होश में आया। सामने देखा तो अमन काफी डरा हुआ था, मगर एडम ने उसे कुछ नहीं किया। खामोशी से उसका जख्म भरने लगा और जब जाने लगा तो उसकी नजर एक शीशे पर पड़ी जो उसे बहुत हैरान कर गई। तब अमन ने उसे बताया कि जब से वो सोया था तकरीबन 5000 साल गुजर चुके हैं। ये सुनकर ब्लैक एडम एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। जिस दुनिया को वो छोड़ कर गया था उसका नाम और निशान सब कुछ बदल चुका था। वहाँ बैठक में वो अद्रियाना के लिए गहराई से वो ताज देख रहा था। तभी उसकी नजर उस पर खुदे कदीम अल्फाज पर पड़ी, जिंदगी मौत का रास्ता है। इसी दौरान अमन ने ब्लैक एडम को पूरे कंदक की कहानी सुनाई, कैसे गैर मुल्की ताकतों ने इस शहर पर कब्जा किया, कैसे यहाँ के लोगों को सालों गुलाम बनाकर रखा और कैसे लोग आज भी उसे अपना रखवाला मानते हैं। मगर ये सब सुनकर भी ब्लैक एडम ये मानने को तैयार नहीं था कि वो कोई हिफाजत करने वाला है। वो कमरे की दीवार तोड़कर बाहर आ गया। वो इस नए जमाने को अपनी आंखों से देखना चाहता था। अमन ने बहुत रोका मगर वो नहीं सुना, सीधा जाकर अपनी बड़ी मूर्त को गौर से देखने लगा। उसी वक्त जस्टिस सोसाइटी का जहाज कंदक की सीमा में दाखिल हो चुका था। उनके पास डॉक्टर फेट का ताकतवर हेलमेट भी था। उसी दौरान इंटरगैंग के लोग अद्रियाना की तलाश में वहाँ आ पहुँचे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ताज उसके पास है। जैसे ही वो माम बेटे पर हमला करने वाले थे तभी ब्लैक एडम वहाँ आ गया। एक सिपाही ने आगे बढ़कर लोहे की छड़ी उठाकर पूरी ताकत से उसके सिर पर मारी, मगर छड़ी टेढ़ी हो गई। ब्लैक एडम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। अगली पल उसने उसी सिपाही को पकड़ा और सैकड़ों फुट हवाओं में उछाला। बाकी सिपाही डरकर अंधाधुंध गोली चलाने लगे, मगर वही हुआ, गोलियां जिस्म से टकरकर नीचे गिरने लगी। अगली पल
ब्लैक एडम ने बिजली की रफ्तार से एक एक बुरे इंसान को साफ करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एडम ने 2 सिपाहियों को पकड़कर आसमान की तरफ उड़ाया। उसी वक्त जस्टिस सोसाइटी का उड़ता जहाज सामने आ गया। ये देखकर एडम ने उन सिपाहियों को नीचे फेंक दिया, मगर अगली पल हॉकमैन बिना सोचे जहाज से छलांग लगाई, हवाओं में ही अपना सूट एक्टिवेट किया और दोनों सिपाहियों को महफूज जमीन पर पहुंचा दिया। ये देखकर वहां मौजूद तमाम लोग हॉकमैन के खिलाफ हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर ब्लैक एडम ने अपनी ताकत इस्तेमाल की और दोनों सिपाहियों का खात्मा कर दिया। ये देखकर तमाम लोग खुश हो गए। थोड़ी देर में डॉक्टर फेट भी वो ताकतवर हेलमेट पहनकर वहां आ गया। उसने पुरसुकून अंदाज में ब्लैक एडम को सरेंडर करने को कहा, मगर एडम ने इनकार कर दिया। ये सुनकर डॉक्टर फेट ने अपनी ताकत इस्तेमाल की और उसे 5000 साल पुराना कंदक दिखा दिया। अपना पुराना शहर देकर ब्लैक एडम कुछ लम्हों के लिए हिल गया। इसी मौके का फायदा उठाकर हॉकमैन ने उसे जोर से घूंसा मारा। अब ब्लैक एडम का गुस्सा भड़क गया। उसने हॉकमैन पर बिजली के वारे दागे, उसे हवाओं में खींचा और बुरी तरह मारा। तब डॉक्टर फेट बीच में आया और उसे जमीन पर गिरा दिया। अब साइक्लोन और एटम स्मैशर भी जंग में कूद गए। साइक्लोन ने अपनी ताकत इस्तेमाल करके हवाओं में एक जबरदस्त तूफान खड़ा किया और लोहे की छड़ियां घुमाकर ब्लैक एडम को फंसाने की कोशिश की, मगर उसने वो जाल आसानी से तोड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर फेट ने एक एक ताकत इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश की। हॉकमैन और साइक्लोन भी मुसलसल उस पर हमला करते रहे। अब ब्लैक एडम का गुस्सा अपनी हद पर पहुंच गया। उसने एक ही बार में अपनी सारी ताकत बाहर छोड़ दी और सबको एक झटके में दूर उछाला। वो समझा कि जीत गया, मगर तब एटम स्मैशर अपनी बड़ी फॉर्म में आया और जोर का घूंसा जड़ दिया। सारे हीरोज जीत का जश्न मना ही रहे थे कि एडम अखी और एक घूंसे में एटम स्मैशर को बेहोश कर दिया। ये देखकर कंदक के लोग एडम की जीत के नारे लगाने लगे और ब्लैक एडम वहां से चला गया। दूसरी तरफ डॉक्टर फेट अपनी टीम के साथ अद्रियाना के पास गया, क्योंकि उसे ख्वाब में दिखा था कि ताज उसके पास है, मगर अद्रियाना ने इनकार कर दिया। दरअसल जब सब लड़ रहे थे, अमन ने छुपाकर ताज उठाया और अपने बैग में रख लिया। इसके बाद अद्रियाना जस्टिस सोसाइटी के साथ ब्लैक एडम के पुराने महल की तरफ रवाना हो गई, जहां उसे उसकी असली कहानी पता चली। उसने कहा कि जो कहानी दुनिया ने हमेशा सच मानी थी वो बिल्कुल गलत थी। असली चैंपियन हरू नहीं था, बल्कि उसका बेटा था। देवताओं ने हरू को ताकतें दी थी क्योंकि वो सच्चा हिफाजत करने वाला था, मगर ऑक्टन ने पूरे खानदान को गिरफ्तार कर लिया। अपने बाप की जान बचाने के लिए हरू ने बिना एक पल सोचे अपनी सारी इलाही ताकतें अपने बाप को दे दी, मगर जैसे ही उसने ऐसा किया, एक सिपाही की गोली उसकी छाती में जा धंसी और हरू वहां ढेर हो गया। बेटे का जिस्म देकर एडम बिल्कुल टूट गया, जिसकी वजह से उसने पूरा शहर तबाह कर दिया। मतलब असली हरू तो सालों पहले ही जा चुका था। अब उसे समझ आया कि ब्लैक एडम जन्म से शरीर नहीं था, वो सिर्फ एक बाप था जिसने अपना बेटा खो दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ इस्माइल अमन के घर पहुंचा, उसे अगवा किया और साथ ले गया, मगर उसे खबर नहीं थी कि ताज अमन के बैग में था। जब ब्लैक एडम को पता चला तो वो फौरन अमन को ढूंढने निकला, मगर तब तक इस्माइल और उसके लोग बहुत दूर जा चुके थे। इसलिए ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के तमाम हीरोज अपने जहाज में सवार होकर सीधे इंटरगैंग के खुफिया अड्डे पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बावजूद भी वो इस्माइल को हाथ नहीं लगा सके, क्योंकि वो एक स्पेशल एटर्नियम से बनी हिफाजती ढाल में खड़ा था। फिर इस्माइल ने अमन की कंपटी पर गन रख दी। ये देखकर अद्रियाना डर गई और मजबूर होकर ताज हवाले कर दिया। आखिरकार जैसे ही ताज उसके हाथ में आया, इस्माइल ने एक बड़ा राज खोला। उसने बताया कि वो कंदक के बादशाह ऑक्टन की आखिरी औलाद है और अब वो उस ताज की ताकत से नया बादशाह बनना चाहता है। मगर जैसे ही वो अमन को गोली मारने वाला था, ब्लैक एडम ने रोशनी की रफ्तार से उसे बचा लिया। आखिरी पल इस्माइल ने ताज पर लिखा मंत्र पढ़ा। इसी दौरान ब्लैक एडम का गुस्सा अपनी आखिरी हद पर था। अगली पल एक जबरदस्त धमाके से पूरा पहाड़ तितर बितर हो गया। हालांकि जस्टिस सोसाइटी के लोगों ने अद्रियाना और अमन को वक्त पर बचा लिया। इसी दौरान उन्हें इस्माइल की जलती लाश से ताज मिल गया। ये सब देखकर ब्लैक एडम अंदर से टूट गया। उसे समझ आया कि जब भी उसका गुस्सा काबू से बाहर होता है, बेगुनाह लोगों को भी तकलीफ पहुंचती है। इसलिए अपनी गलती महसूस करते हुए उसने खुद ये फैसला किया कि वो अपनी सारी ताकतें छोड़ देगा। हॉकमैन ने उसे गिरफ्तार किया और गहरे समुद्र के नीचे एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कर दिया, जहां दुनिया के खतरनाक शैतानों को कैद रखा गया था। वहां सबने सोचा कि खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया, मगर अद्रियाना को अचानक ताज पर लिखा वो रहस्य याद आया। जिंदगी मौत का रास्ता है। उसने इसका मतलब समझना चाहा और तब एक पर्दा उठा। असल में इस्माइल शुरुआत ही से मरना चाहता था, क्योंकि सिर्फ मरने के बाद ही वो इस ताज की तारीख ताकत का सच्चा मालिक बन सकता था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक ताज अपने आप गायब हो गया और जैसे ही वो बोला, आत्मा की तमाम शैतानी ताकतें उसमें समा गई और जैसे ही ये हुआ, वो गहरे समुद्र से बाहर आने
करने लगा। अब इस्माइल इंसान नहीं रहा था, वो एक खतरनाक इब्लीस बन चुका था, यानी वो सैबैक बन गया था। उसकी ताकत हजारों गुना बढ़ चुकी थी। उसी वक्त जस्टिस सोसाइटी का जहाज उसकी तरफ हल्ला बोल दिया, मगर इब्लीस ने एक ही वार में पूरा जहाज तार तार कर दिया। अब डॉक्टर फेट का पैगाम जेल में कैद ब्लैक एडम तक पहुंचा। उसने कहा कि सिर्फ ब्लैक एडम में ताकत है जो सैबैक को शिकस्त दे सके। इसके बाद डॉक्टर फेट ने ब्लैक एडम को उसकी बेड़िया खोलने का मौका दिया। ये देकर पहरेदारों ने फौरन हमला किया, मगर एडम ने बिना किसी ताकत के भी उन सबको आसानी से ढेर कर दिया और आगे बढ़ा। इस तरफ सैबैक ने जस्टिस सोसाइटी के एक एक हीरो को नकारा कर दिया और सीधा तख्त पर जा बैठा। डॉक्टर फेट ने अपनी सारी जादुई ताकतें लगाते हुए उसे रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच एक शदीद मुकाबला हुआ, मगर इसी मौके पर सैबैक ने डॉक्टर फेट को शहीद कर दिया। इसके बाद वो तख्त पर जा बैठे और अपनी ताकतें इस्तेमाल करके जहन्नम के दरवाजे खोल दिए। अगली पल हजारों इब्लीस और लाशें पूरे शहर में फैल गई। वो रास्ते में आने वाले हर इंसान पर हमला करने लगे, मगर इस बार कंदक के लोग भागे नहीं। अद्रियाना, करीम और अमन ने सबको हिम्मत दी। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आज डरे तो हमेशा के लिए गुलाम बन जाओगे। इसी वक्त ब्लैक एडम समुंदर से बाहर आया और शज़ाम कहा। अगली पल आसमान से एक तेज रोशनी उतर आई और उसकी सारी ताकतें वापस आ गई। इस तरफ अमन ने लोगों में इत्तेहाद की एक रो देखी। ये देखकर सैबैक ने उस पर एक भारी मूर्त गिरा दी, मगर आखिरी लम्हे में ब्लैक एडम आ गया और उसे बचा लिया। अब दोनों सबसे बड़े दुश्मन आमने सामने थे। शुरुआत में दोनों बराबर टकराए, मगर धीरे धीरे सैबैक ने जहन्नम की ताकतें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। कुछ वक्त के लिए ब्लैक एडम भी उसके सामने कमजोर पड़ने लगा। तब हॉकमैन बीच में आया और एक छड़ी सैबैक के जिस्म में भोंक दी, मगर सैबैक ने वो छड़ी निकाली और वही हॉकमैन के अंदर मार दी। मगर हकीकत में ये हॉकमैन का असली जिस्म नहीं था, ये डॉक्टर फेट के हेलमेट ने बनाया हुआ एक बनावटी रूप था। अब हॉकमैन की कई सूरतें सैबैक को चारों तरफ से घेर लेती है। ब्लैक एडम को बस यही मौका चाहिए था। उसने फौरन उसके सींग पकड़े और अपनी सारी बिजली एक जगह जमा कर ली। अगली पल उसने अपनी पूरी ताकत से उसे दो हिस्सों में काट दिया। जैसे ही सैबैक मरा, जहन्नम के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तमाम इब्लीस और लाशें उसी वक्त गायब हो गई। आखिरकार हजारों सालों बाद कंदक सच्ची तरह से आजाद हो गया। पूरा शहर उसके रखवाले का नाम लेकर चिल्ला रहा था और इसी तरह हॉकमैन और ब्लैक एडम के बीच दोस्ती का रिश्ता बना। डॉक्टर फेट की कुर्बानी कोई नहीं भुला सकता। उनका जादुई हेलमेट भी धीरे धीरे अपना काम पूरा करके गायब हो गया। अब जस्टिस सोसाइटी के पास ब्लैक एडम को गिरफ्तार करने की कोई वजह नहीं बची, इसलिए उन्होंने अपना मिशन खत्म समझा और वापस चले गए। और आखिरकार पहली बार ब्लैक एडम कंदक के तख्त पर बैठा। कंदक के लोगों ने चाहा कि वो उनका बादशाह बने, मगर अगली ही पल उसने वो तख्त एक ही वार में तोड़ दिया। फिर लोगों से कहा, मैं कंदक का बादशाह नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ उसका रखवाला बनूंगा। उसके लिए ताकत नहीं, बल्कि अपने लोगों की आजादी ज्यादा अहम थी। और इस तरह इस शानदार कहानी का खात्मा हुआ।